अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि आपको पता है कि यूट्यूब चैनल जो इनोवेटर्स का यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आपको लेक्चर डिलीवर किए जा रहे हैं। तो इसी तरह आपको केमिस्ट्री के भी कुछ लेक्चर्स हैं और आज ये आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें स्टार्ट के अंदर हम लेंगे बेसिक कंसेप्ट से, हम इसको स्टार्ट लेंगे। आपके फर्स्ट चैप्टर है, जो फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है बेसिक कंसेप्ट। तो इसके अंदर हम सबसे पहले जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो आएंगी एटम, मॉलिक्यूल, आयन, मॉलिक्यूलर आयन। आपने इन चीज़ों को सबसे पहले इन चीज़ों से डील करना है। केमिस्ट्री के अंदर हम केमिस्ट्री की किसी भी क्लास में हम इन चीज़ों से मस्ट डील करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, आयन क्या है, मॉलिक्यूलर आयन क्या है। फिर हमें इनके बारे में हमें इनकी एग्जांपल्स को अभी हम देखेंगे, इनकी टाइप्स को भी देखेंगे, इनकी कंपोजिशन के बारे में भी देखेंगे। आपके सिलेबस के अंदर जो जो चीज़ें हैं हम उन चीज़ों को उन सब चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले हम इस चीज़ के अंदर देखते हैं एटम को। तो बच्चों एटम क्या होता है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देखें एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। कि आपके पास जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा जो केमिकल रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट कर रहा है उसको क्या नाम दिया जाएगा, एटम का नाम दिया जाएगा। इसी तरह इसकी एग्जाम्पल के अंदर देखें आपके पास आ जाता है हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। इसके अलावा और भी बहुत सारे एटम्स आ जाते हैं। और अब यहाँ पे हमारे पास दो चीजें, कुछ एटम्स हमारे पास आते हैं इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जैसा कि हमारे पास हीलियम एंड नियॉन आते हैं, वो हमारे पास इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास कुछ एटम्स ऐसे भी हैं जो हमारे पास इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, जैसा कि हमारे पास हाइड्रोजन है तो जो आपको पता है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह नाइट्रोजन है तो ये भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती। इस तरह हमारे पास एटम्स भी दो तरह के, कुछ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं और कुछ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। इसी तरह फिर हम नेक्स्ट जो चीज देखते हैं वो हमारे पास आ जाती है कि हमारे पास जो इनकी कंपोजिशन है कि एटम की कंपोजिशन क्या है। तो बच्चों हमारे पास तीन जो है पार्टिकल्स वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जिनको हम फंडामेंटल पार्टिकल का नाम देते हैं। वो आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल हैं। लेकिन इन पार्टिकल्स के अलावा भी मोर देन 100 पार्टिकल्स हमारे पास ऐसे होते हैं एटम्स के अंदर, जैसे हाइड्रोनो, एंटी न्यूट्रिनो वगैरह। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज आ जाती है एविडेंस ऑफ एटम, कि हमारे पास एटम्स के एविडेंसेस क्या हैं। तो बच्चों हमें पता है कि एटम बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल साइज का होता है जिसको हम नहीं देख सकते, नेकेड आई से हम उसको नहीं देख सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है कि हम इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैं एक और चीज मेंशन करूँ कि हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप के साथ नहीं देख सकते। ये रीजन मैं बाद में बताती हूँ कि क्यों हम इसको नहीं देख सकते। यहाँ पे सबसे पहले जो चीज है वो ये है कि हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से यूज करेंगे इसको देखने के लिए। अब रीजन इसकी क्या है कि हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप के साथ नहीं देख सकते, लेकिन हम इसको देखने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों करेंगे, क्योंकि जो एटम का साइज होता है ये बहुत ही स्मॉल होता है, जिसकी वजह से आपके पास जो विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है वो इससे बहुत कम होती है, जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट नजर नहीं आता। लेकिन आपके पास जो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज किया जाता है वहाँ पे हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हैं, वहाँ पे हम विजिबल लाइट को यूज नहीं करते। तो विजिबल जो आपके पास बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वेवलेंथ जो होती है वो आपके पास जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ विजिबल लाइट से बहुत कम होती है। तो इस वजह से आप इजीली उस इमेज को देख सकते हैं। तो आपकी बुक के अंदर जो आपके पास टेक्स्ट बुक है वहाँ पे आपके पास ग्रेफाइट का इमेज भी उसको 5 मिलियन टाइम्स उसको मैग्नीफाई किया गया है, वो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। इसके अलावा 20th सेंचुरीज की जो स्टडीज हैं वो ये बताती हैं कि आपके पास जो एटम है उसका डायामीटर क्या है, उसका एटॉमिक मास यूनिट क्या है, तो जो डायामीटर है वो 0.2 नैनोमीटर है। और इसके अलावा आपके पास जो एटॉमिक मास यूनिट है वो रेंज करता है फ्रॉम 10⁻⁻27 टू
5 kg तक। तो बच्चों ये थी हमारी एटम की डिस्क्रिप्शन कि एटम क्या होता है, एटम की एग्जाम्पल इसकी क्या है। इसके बाद हमने इसकी कंपोजिशन देखी, फिर हमने इसको विजुअलाइज करने की कोशिश की कि हम एटम को किस तरह विजुअलाइज करेंगे। तो बच्चों इसी तरह जैसे हमने एटम को देखा, इसी तरह अब हम दोबारा नेक्स्ट हम मॉलिक्यूल को देखेंगे। मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास कि हमने सबसे पहले देखना है कि ये मॉलिक्यूल है क्या चीज। आपके पास ये जो मॉलिक्यूल है ये होता क्या है। जैसा आप इसके लिए एग्जांपल मैं आपको ओवरऑल में दे देती हूँ। वाटर का एक मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल। अब सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन पे फोकस करना है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस व्हिच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मीन कि आपके पास वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा होगा, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो आपके पास इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा होगा। आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन गैस है, हीलियम है, ये सारे आपके पास क्या आ जाते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट मॉलिक्यूल की फॉर्म में ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एटम की जब बात की थी तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की एटम्स हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कि हमारे पास मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन क्या है। तो मॉलिक्यूल को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो बच्चों हम इसको 3 रीजन के बेसिस पे जाके क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन आती है तो उसके लिए हम देखते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एटम कि हमारे पास इसकी 3 बेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एटम्स कि हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने। जैसे इसके लिए सबसे पहले अगर आप फर्स्ट रीजन को देखें तो इसकी एग्जांपल के लिए अगर हम वाटर को ले लेते हैं, तो अगर आप वाटर को लेते हैं तो बच्चों देखिए इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, 3 नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो इसको क्या नाम दिया जाएगा, इसको ट्राई एटॉमिक का नाम दिया जाएगा। इसी तरह आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो ये आपके पास 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, मीन के ये भी ट्राई एटॉमिक है। इसी तरह आपके पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के अंदर 2 हैं, 2 सेम सिमिलर एटम है, इसको डाइएटॉमिक का। हीलियम 1 है तो हम इसको मोनोएटॉमिक का नाम देंगे। मीन की जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन होगी वो आपकी स्पेस पर कर रहे हैं नंबर ऑफ एटम की बेस पर। अब दूसरी चीज आ जाती है कि दूसरी आप इसको किस तरह क्लासिफाई करेंगे, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ एटम। अब आपने दूसरी चीज में क्या देखना है कि जो आपके पास एटम है उसकी नेचर क्या है। अब यहाँ पे अगर आपने जैसे ट्राई एटॉमिक वाटर को देखा है तो बच्चों यहाँ पे देखें आपके पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, यही बात है, मीन के 2 डिफरेंट चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। तो इस तरह आप इसको क्या नाम देंगे, हेटेरोजेनियस मॉलिक्यूल का नाम देंगे, मीन के इसके एटम्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। इसी तरह अगर आप हाइड्रोजन को देखते हैं तो हाइड्रोजन के अंदर 2 सिमिलर एटम हैं, दोनों हाइड्रोजन है, तो इसको आप क्या नाम देंगे, ये आपके पास होमोजेनियस आ जाएगा और ये आपके पास हेटेरोजेनियस आ जाएगा। मीन अब हमने दो बेसिस हमने इसकी क्लासिफाई कर लिया इसको। अब नेक्स्ट जो चीज आती है वो है बेस्ड ऑन साइज ऑफ मॉलिक्यूल कि आपके पास जो मॉलिक्यूल है उसका साइज है जो उसके हिसाब से भी हम इसको क्लासिफाई करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपके पास कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लार्जर साइज के होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल आपके पास स्मॉलर साइज के होते हैं। तो जो लार्जर साइज के होंगे उनको नाम दिया जाएगा मैक्रो मॉलिक्यूल और जो स्मॉल साइज के होंगे उनको माइक्रो मॉलिक्यूल्स का नाम दिया जाएगा। ये हमारा मॉलिक्यूल का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास चीज आती है वो आ जाती है आयन। तो आयन के बारे में अगर आप देखें ये आपका बहुत ज्यादा पेपर में भी बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है 9th 10th में। तो आप देखें एनी चार्ज बीइंग स्पीशी, आपके पास कोई भी स्पीशी जिसके ऊपर चार्ज होगा, किसी भी चीज के ऊपर जो चार्ज होगा वो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है
आयन है। अब ये देखें, एक आपके पास सोडियम है, इसको आप सोडियम एटम का नाम दे रहे हैं। इसी तरह आपके पास ये है तो इसको आप क्या नाम देंगे, सोडियम आयन। ये आपके पास क्या है, सोडियम आयन है। इसी तरह आपके पास ये क्या है, ये फ्लोरीन है आपके पास। इसी तरह आपके पास इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ गया है तो ये इंडिकेट कर रहा है ये क्या है, फ्लोराइड आयन। मीन के आपके पास ये क्या बन गया है, आयन। अब ये देखें, ये जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है जो ये बता रहा है कि ये आयन है या नहीं है। चार्ज की वजह से आप इसको क्या कह रहे हैं, ये आयन है, क्योंकि आपने इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी है, एनी चार्ज बीरिंग स्पीशी, कोई भी स्पीशी जिसके ऊपर क्या होगा, चार्ज होगा, वो क्या है, आयन। अब हमारे पास ये आयन किस वजह से बनते हैं। अब पीछे हमने देखा है कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव, मीन कि हमारे पास जो चार्जेस होते हैं वो दो तरह के होंगे, या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमारे पास ये आयन क्यों बनता है, ये सोडियम आयन में क्यों कन्वर्ट हो रहा है, ये फ्लोरीन फ्लोराइड आयन में क्यों कन्वर्ट हो रहा है। तो इसकी रीजन बच्चे ये लिखी हुई है कि आपके पास ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जब आपके पास वो स्पीशी अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रही है या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है तो फिर आपके पास क्या आएगा, चार्ज आएगा। अब देखें, ड्यू टू लॉस ऑफ, जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी कोई स्पीशी तो उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन अगर कोई चीज, जैसे फ्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, आपको पता है फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है बाहर से, तो वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, किसी दूसरे से गेन कर लेता है। तो जब वो गेन करता है तो उसके ऊपर क्या चार्ज आता है, नेगेटिव। अब ये देखें, ये होगा कैसे, कि ये आयन बनेंगे कैसे, किस वजह से। एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू डू सो, तो मीन के आपके पास आयन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस स्पीशी को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आप एनर्जी देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, सोडियम आयन बनेगा या फ्लोरीन आयन बनेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास आ जाता है कैटाइंस और एनाइंस। ये आयंस की टाइप हैं, कैटाइंस और एनाइन, ये क्या है, आयंस की टाइप्स हैं। अब ये कैटाइंस क्या होते हैं, एनाइंस क्या होते हैं। कैटाइंस वो होते हैं पॉजिटिवली बीरिंग चार्ज स्पीशी, मीन कि जिस स्पीशी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको आप क्या नाम देंगे, कैटाइंस का, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसको आप क्या नाम देंगे, एनाइन का। तो देखें आपके पास एग्जांपल्स के अंदर सोडियम के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, कैल्शियम के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, एल्यूमिनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह आपके पास एनाइन है, तो मैंने कहा कि जो नेगेटिवली चार्ज होगा उसको एनाइन का नाम देंगे। ये देखिए, ये फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, इन सब के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्ज किस वजह से है, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं, गेन किए। और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन दिए। कैटाइंस आर फॉर्म्ड ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनाइंस आर फॉर्म्ड ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे आपके पास जो कैटाइन की फॉर्मेशन होती है ये क्या है, एंडोथर्मिक है। इसी तरह आपके पास जो एनाइन की फॉर्मेशन है वो एक्सोथर्मिक है। और इसके अलावा एक और चीज इसमें ऐड कर लें कि आपके पास जो कैटाइंस होते हैं एनाइंस की निस्बत ये ज्यादा होते हैं, ज्यादा अबंडेंट होते हैं एज कंपेयर टू एनाइंस। अब नेक्स्ट हमारे पास ये आयन वाला भी कंप्लीट हो गया। मीन हमने इसके अंदर पढ़ा कि जो भी हमारे पास चार्ज बीरिंग स्पीशी होगी, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज होगा वो हमारे पास आयन है। उसके बाद हमने पढ़ा कि ये आयन किस वजह से होते हैं, कि आयन जब कोई भी जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा या इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो ये कब होगा, जब एनर्जी क्या होगी, इसके लिए एनर्जी रिक्वायर होगी। तो अब हमारे पास नेक्स्ट इसकी टाइप्स आ जाती हैं, कैटाइंस आ जाते हैं, एनाइंस आ जाते हैं। कैटाइंस क्या है, पॉजिटिवली बीरिंग चार्ज है, और इसके अलावा एनाइंस
नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और ये किस वजह से होते हैं? कैटाइंस तब बनेंगे जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा और एनाइंस तब होंगे जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा। अब यहाँ पे एक चीज मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की, देखिए आपके पास सोडियम के ऊपर एक चार्ज है, कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो बच्चों ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसकी वजह से इसके ऊपर एक चार्ज आया। कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव आया। मीन कि अगर ये एक करता तो इसके ऊपर भी एक पॉजिटिव आता। इसी तरह एल्यूमिनियम को देखें, मीन कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो इस वजह से इसके ऊपर 3 पॉजिटिव आया। ये सीन है जो आपके पास एनाइन के केस में, अगर कोई चीज एक इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आता है, और अगर वो 2 करती है तो उसके ऊपर 2 नेगेटिव आ जाता है, सो ऑन। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मॉलिक्यूलर आयन। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपके पास ये सिंपल आयन थे, इसी तरह आपके पास ये मॉलिक्यूलर आयन भी हैं। जैसे आपके पास देखिए मॉलिक्यूलर आयन के अंदर हम इनकी डेफिनेशन को देखते हैं। मॉलिक्यूल में लूज और गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर आयन, कि जिस तरह आपके पास सिंपल स्पीशीज जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया गेन किया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह मॉलिक्यूलर आयन के अंदर भी क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। कोई भी मॉलिक्यूल अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो कैटायनिक मॉलिक्यूल, और अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो एनायनिक मॉलिक्यूल आ जाता है। इसकी एग्जांपल देखिए, ये आपके पास आ जाता है CH4 के ऊपर पॉजिटिव है, ये क्या है, कैटायनिक है। ये देखिए आपके पास इसके ऊपर है तो ये भी क्या है, कैटायनिक है। आपके पास क्रोमियम ये है तो ये भी क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो मीन ये क्या है, एनायनिक मॉलिक्यूलर स्पीशी है। तो यही सेम ट्रेंड जैसे मैंने आपको बताया कि कैटाइन जो है वो ज्यादा अबंडेंट होते हैं एज कंपेयर टू एनाइन। इसी तरह आपके पास जो आपके पास आ जाते हैं मॉलिक्यूलर कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन या एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन में से कैटायनिक जो होते हैं ये ज्यादा अबंडेंट होते हैं। इसी तरह हमारे पास ये लेक्चर कंप्लीट होता है एटम, मॉलिक्यूल, आयन, मॉलिक्यूलर आयन। हमने इन चीजों को समराइज भी कर दिया और मैंने आपको इसमें बता दिया है।